हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी सेल बायोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज वो क्वेश्चन इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को तुम्हें पूरा देखना है, तुम्हारा पूरा सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है ना वो रिवीजन हो जाएगा। और साथ में मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो मैं 100% की गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं सिखाएगा। इस वीडियो के मात्र तुम 30 मिनट देख लेना, मात्र 30 मिनट देख लेना, ठीक है। फिर बताना कि तुमने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। इस सिलेबस के साथ साथ हम और भी कुछ सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आते हैं और मैंने जो पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो भी ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है ना, एक मल्टी लेवल के क्वेश्चन, बड़े लेवल के, ठीक है। तो शुरू किया जाए। यार मेरे गले में खराश जुकाम हो रखी है मेरे को, फिर क्या करूं। तो चलो ठीक है, जबकि मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाया है। देखिए ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उस बुक से लिए गए हैं जिस बुक में नीट लेवल के मतलब नीट लेवल की तैयारी होती है, उस बुक से मैं ये क्वेश्चन लेकर के लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बताइए। सबसे पहले तो यही चला था, प्रोकैरियोटिक सेल। बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए मेरे को। ये जो स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखेंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां पर बोलूंगा, ये स्क्रीनशॉट आपके वीडियो के लास्ट में सभी स्क्रीनशॉट एक साथ भी दिख जाएंगे, ठीक है, एक साथ। तो यदि आप यहां पर इस वीडियो पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो, ठीक है। कोई दूसरा फोन है तो उसमें से देख लो क्वेश्चन क्या क्या है। और यदि नहीं है तो मैं एक एक क्वेश्चन बोल ही रहा हूं, इधर पढ़ भी रहा हूं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण दीजिए, बताइए। प्रोकैरियोटिक कौन सी कोशिकाएं थी। जब मैंने आपको सेल पढ़ाया तो वहां पे मैंने आपको जब सेल को दो भागों में बांटा तो मैंने बताया किसके आधार पर, तो मैंने केंद्रक के आधार पर बांट के बताया कि सर एक कोशिका होती है जो कौन सी होती है, वो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है, अविकसित होता है। लेकिन सर जो हमको यूकैरियोटिक देखने को मिलता है उसके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है। देखो एग्जाम्पल दे बता दूं अच्छे से, समझ लो। ये है हमारी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, मान लेना लिखा हूं, ठीक है। और सर ये क्या है, ये है हमारी यूकैरियोटिक, लिख ही देता हूं यार, कैरियोटिक, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या देखने को मिला कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ है, वो ऐसे ही टहल रहा है। कोशिका के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही टहल रहा है, कोई इसके अंदर केंद्रक का डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन जो सर यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर पहले एक केंद्रक बनता है, फिर उसी के अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, बताइए। मैंने उस सेल की आपको पूरा डायग्राम भी पढ़ाया था, सेल को बिल्कुल से यहाँ पे लिख लिख कर सेल भी मैंने पढ़ाया था। बताइए क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बस बोलिए बोलिए, कोई कुछ आ रहा है एग्जांपल। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक होती है। अब आप मुझे अगर एक क्वेश्चन का जवाब दे दो और अगर आप मुझे बता दो कि सर यूकैरियोटिक की सेल कौन कौन सी होती हैं, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं जो वहां पर आपको पढ़ाया था वो आपको आज भी याद है, ठीक है। इस क्लास के अंदर आपका टेस्ट हो रहा है, सारी चीजें रिकॉल की जा रही हैं, क्योंकि आज आप पढ़ लोगे इस नोट्स को फेंक दोगे, कुछ तो नोट्स ही नहीं बनाए रहे होंगे, बस चल रहा है चल रहा है। भाई क्या कर रहे हो, 11th पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो भाई, तुम 11th काट रहे हो। और ये जो आज का समय है ना तुम्हारे पास, ये आज का समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय की कदर तुम्हें आगे पता चलेगी। आगे पता है, ऐसे सर पे हाथ रख के रोगे, भाई 11th नहीं पढ़ा, पढ़ लिया होते तो आज रोना न पड़ता। फिर उदास हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, खूब मतलब खूब टूट जाओगे। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा मेहनत करो। जैसे जैसे मंजन, ब्रश, ब्रश हम लोग डेली करते हैं, सिर्फ 2 मिनट, डेली डेली डेली। इसलिए कहते हैं ना, मेहनत हमेशा थोड़ी थोड़ी की जाती है। अगर तुम सोचो मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ लूं और फिर एक महीने ना पढ़ूं, गलत बात।
तुम ऐसे ऐसे मतलब नियम इधर भी आ रहा है कि तुम एक दिन लगातार 10 घंटे ब्रश कर रहे हो, 10 घंटे, कितने घंटे सर, 10 घंटे, और तुम डेली ब्रश ही नहीं कर रहे हो, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से ब्रश ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई बैठेगा? जब 6 महीने बाद तुम 10 घंटे ब्रश करोगे, तुम्हारे दांत सब टूट के गिर जाएंगे, क्या कि भग, है ना, बिल्कुल पागल जैसे दिखोगे। फिर मुझे मत बुलाना, हाँ फिर मुझे मत बुलाना, फिर मैं सुई लगवा दूंगा डॉक्टर से कह के। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैव कलाएं किन स्तरों की बनी होती हैं? बताइए, जैव कला के बारे में मैं आपको हिंट दे सकता हूं। जैव कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है सर, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। बताइए कौन बता सकता है, कौन बता सकता है? और भी मैं आपको हिंट एक और महा हिंट दे देता हूं, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल मैंने पढ़ाया था। बताओ, चलो देखो बना के बता देता हूं, शायद तब तब तुम लोग समझ जाओ बना के बताने में। ये देखो, ये कुछ याद आ रहा है भाई? बताओ, ऐसा कुछ पढ़े थे कि नहीं? दूसरे लेक्चर में था शायद ये देखो, बताओ 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 बताओ, ये जो पूंछ जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे इंसान जैसे, ये क्या हैं? बताओ। क्वेश्चन बड़ा आराम से और अच्छा पूछा गया है कि जैव कला किन ऊतकों की बनी होती है ना, किन अणुओं की बनी होती है? तो सर इसमें दो अणु होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो अणु होते हैं। एक होता है दो स्तरीय लिपिड, ठीक है, और एक होता है प्रोटीन। बीच में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ये क्या है सर? ये है लिपिड। मैंने बताया था नहीं आपको, बाई लिपिड लेयर पाई जाती है। बताओ याद आ रहा है कुछ कि सब भूल ही गए यार? तुमसे ज्यादा तो मुझे याद है अभी, आज जबकि मैं इसको पढ़ाए हुए कितने काफी दिन हो रहे हैं यार, 5-6 दिन हो रहे हैं, और इसके साथ मैं सोचो क्लास 12th का भी लगातार पढ़ाए जा रहा हूं, फिर भी ये मुझे याद है, हैं? एक चीज बता दो, सिंगर एंड निकोलसन ने अपना मॉडल कब दिया था? ये बता दो, बता दो यार, ठीक है। परेशान मत हो यहां वहां, अपना दिमाग को कंट्रोल कर लो, अपने दिमाग को स्थिर कर लो, ठीक है। ये जो आपका माइंड स्थिर नहीं है सर, इसको स्थिर करिए, और यदि आप अपने माइंड को स्थिर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, समझ रहे हैं? कंसिस्टेंट पढ़ने में मन नहीं लगता, यहां वहां मन घूमता है, भाई साहब इस मन को कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। उलझे मत रहो इसी में कि उलझे रहोगे, नहीं उलझे रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको। चलो तीसरा क्वेश्चन आते हैं, चलते हैं भाई, क्वेश्चन भी खत्म करना है। कितने क्वेश्चन है पता है? 31 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका के कौन से अंगक पर जैव कला होती है? मैंने आपको बताया था सेल के, कोशिका के कोशिका अंग, ठीक है, कोशिका अंग जो होते हैं उनके ऊपर मैंने आपको बताया था कि झिल्लियां पाई जाती हैं। जैसे देखो मैंने क्या बताया था, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक अलग से झिल्ली होती है। ये झिल्लियां इसमें नहीं पाई जाती, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। फिर गाल्जी काय मैंने आपको बताया था कि सर गाल्जी काय के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस केंद्रक के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, सोचो। फिर सर मैंने आपको पढ़ाया ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम देखे उसमें भी मेम्ब्रेन होती है ना। तो कोशिका के कितने पार्ट है भाई बताओ? कोशिका के लगभग सभी पार्टों में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला होती है, ठीक है। और हाँ मैंने आपको लाइसोसोम पढ़ाया था, छोटे 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 क्या थे? लाइसोसोम थे। तो बताइए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, कोशिका के जो कोशिका अंग, मतलब कि अंग समझ पा रहे हो ना? देखो अंग कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये क्या है, ये है हमारा लाइसोसोम, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एक कला पाई गई जिससे इस लाइसोसोम का जो सामान है वो इसके अंदर सेफ रहे। ये देखो ये भरा हुआ है सामान, क्यों? क्योंकि ये कला पाई गई। अगर इस कला को मैं हटा दूंगा तो ये सारा सामान कहाँ पहुंच जाएगा? तो सारा सामान पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? कोशिका अंग जिसमें क्या पाई जाती है? कोशिका कला, जैव कला, ठीक है, जैव कला ये ना भाई, हाँ जैव कला पाई जाती है। बताओ, बता सकते हो? कोई 2 या 3 बता दो, अब तो बता चुका हूं, पहले तो लिख लो रिक्तिका,
याद करो, रिक्तिका के अंदर भी एक कवर पाई जाती। फिर लाइसोसोम लिखो, फिर राइबोसोम बोलो, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलो, माइट्रोकांड्रिया बोलो, हरित लवक बोलो, गाल्जी काय बोलो, ये सभी के अंदर तो पाई जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कोशिका कला कोशिका की भित्ति के बाहर होती है या अंदर? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। कोशिका कला और कोशिका भित्ति, हमको देखने को ये स्ट्रक्चर मिल रहा है और हम पूछ रहे हैं कि सर कोशिका कला, कौन सा क्वेश्चन है ये सर? चौथा नंबर क्वेश्चन है। कोशिका कला कोशिका भित्ति के बाहर होती है या फिर अंदर? तो सर मैं पहले आपको बता दूं, कोशिका कला कोशिका भित्ति से, कोशिका भित्ति से अंदर होती है। मैंने आपको कोशिका भित्ति सेल वाल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको 3 लेयर बताई थी। पहला मिडिल लैमिला, फिर प्राइमरी सेल वाल, फिर सेकेंडरी सेल वाल। ये क्या है सर? ये है मिडिल लैमिला। देखिए ये स्ट्रक्चर वहां पे बनाया था, याद होना चाहिए। फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर इधर प्राइमरी सेल वाल बन रही थी, फिर सेकेंडरी सेल वाल बन रही थी, ऐसे ये भी बन रही थी, ये भी ऐसे बन रहा था। फिर क्या हो रहा था? फिर ये नीचे ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। तो ये क्या है? एक सेल है, और इधर भी एक सेल बन रही है, तो इधर भी एक सेल बन रही है ना? तो ऐसे करके बने जा रहे हैं सेल। और ये मिडिल लैमिला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडिल लैमिला प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल का निर्माण हुआ जा रहा है, मध्य पटलिका का निर्माण हुआ जा रहा है। और एक कोशिका से दूसरे कोशिका का जो स्थानांतरण है किससे हो रहा था? बताओ, बता देता हूं, प्लाज्मोडस्माटा, प्लाज्मोडस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में समान जाता है। जैसे आप किसी दूसरे के घर से जाते हो, चीनी ले आते हो, इधर कोशिका बोलती है कि भाई जा सामान ले आ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या पाई गई? सबसे पहले अगर कोशिका के अंदर पाई गई तो वो है सर सेल वाल। और सेल वाल के अंदर ही, ये सेल वाल अंदर की तरफ भी बनेगी, सेल वाल के सेल अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब यहीं पर पाई गई। ये देखो, तो किसके अंदर पाई गई? सेल वाल। पहले सेल वाल का निर्माण हो गया, तब क्या पाई गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत वीआईपी क्वेश्चन था, दुनिया का सबसे वीआईपी क्वेश्चन। और ये पता है भ्रमित कर देता है, कैसे? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में सबसे पहले कोशिका कला को पढ़ाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ाया गया है, ठीक है, और उसके बाद पढ़ाया गया है कोशिका भित्ति को। जबकि जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है पहले कोशिका भित्ति को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि पहले कोशिका भित्ति बनती है, फिर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। लेकिन भाई ठीक है, जो भी है ना। तो ये कहाँ होती है? ये सर कोशिका भित्ति के अंदर होती है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? बताओ, पादप के अंदर। अच्छा मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, पादप की कोशिका भित्ति। अच्छा कभी देखो गाय भैंस क्या खाती हैं? गाय भैंस किसका पाचन कर सकती है जो हम उस चीज का पाचन नहीं कर सकते हैं? हम घासों का पाचन नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि घास के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, याद रखना, सेलुलोज। ठीक है, और इस सेलुलोज का जो पाचन होता है वो मनुष्य या मानव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस सेलुलोज का पाचन कौन करता है? वो करती है गाय भैंस। कहां पर पाई जाती है? पादप कोशिका में। मानव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि भैया कि जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है, जिस कोशिका से पादप का निर्माण हो रहा है, वो किसकी बनी है? सेलुलोज की। अपन खाओगे तो उल्टा ही निकाल दोगे, है ना। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, फिर देखो छठवां नंबर क्वेश्चन आ गया, प्लाज्मोडस्माटा क्या है? ये पांचवा था सर, ठीक है, चौथा कहाँ गया? ये पांचवा, ये चौथा है। ठीक है, छठवां नंबर सर क्वेश्चन पूछ लिया, प्लाज्मोडस्माटा क्या है? ये देखो, ये जो मैं यहां पे बता दिया, प्लाज्मोडस्माटा क्या है? अभी जो क्वेश्चन की सीरीज लास्ट में देखने को मिलेगी, प्लाज्मोडस्माटा क्या है भैया? तो दो कोशिकाओं की भित्ति को, प्लाज्मोडस्माटा, हाँ प्लाज्मोडस्माटा क्या है? क्वेश्चन हमारा पूछा प्लाज्मोडस्माटा क्या है, तो भैया दो कोशिकाओं को की भित्ति को जोड़ने वाला एक अंगक है, जिसको बोलते प्लाज्मोडस्माटा। क्या काम करता है? एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ता है। ठीक है, लिख लेना, दिमाग में लिख लो, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से
जोड़ता है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन देख लो क्लियर हो रहे हैं अभी आपके, ठीक है, आप लोग इनको भूल चुके होंगे। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, पादप धानी प्लांट वैक्यूल में आवरण का क्या नाम है? ओ भाई, मतलब सिट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। याद करो, अब तुम अभी देखना, सब याद करवा दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर, है ना। क्या बोला है? प्लाज्मा, पादप की कोशिका में पादप धानी, मतलब कि जहां पर स्टोर हो रही थी चीजें, किसका बना होता है? लेते ही मेरे को याद आ गया नाम, नाम मेरे को तुरंत याद आ गया, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि ये प्लास्ट होते हैं, लेकिन इन्हें लवक मत समझना। क्या ना समझना? लवक मत समझना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जैसा भी एक प्लास्ट होता है, और वो प्लास्ट कहाँ होता है? तो वो होता है वैक्यूल के अंदर, रिक्तिका के अंदर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। गरीबों के बोर्ड में पढ़ लो यार, ये गरीबों का बोर्ड है, ठीक है। अमीरों का बोर्ड होता है डिजिटल बोर्ड, ठीक है। गरीबों का बोर्ड कैसा होता है? ऐसा होता है। देखो, पादप धानी के आवरण का क्या नाम है? पादप धानी, ठीक है। पादप धानी के आवरण का बता सकते हो? ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछा गया है, पादप धानी। मैंने आपको पढ़ाया था सर, मुझे याद है, देखिए मेरा भी रिकॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें है ना, इतनी मुझे करनी नहीं चाहिए। ये सर है पादप की कोशिका, हमने बोला प्लांट सेल। और अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन सर, बिल्कुल सिंपल सा, दुनिया का आसान क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सर इस प्लांट सेल में आप मुझे ये बताइए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है? बस सिंपल, आप मुझे जवाब दे दीजिए कि ये सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं क्या? बताइए, आपकी इजाजत हो तो मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। बताइए, मुझे उम्मीद है आपका जवाब सही होगा कि सर जो प्लांट और एनिमल की सेल होती है वो सेल डेवलप होती है, डेवलप्ड सेल होती है वो, ठीक है। और डेवलप्ड सेल को ऑलरेडी हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक वगैरह सब पाया जाता है। तो सर जब मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल का एग्जांपल दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि सेल का 80 to 90% भाग एक चीज घेर लेता है, उसको बोलते हैं वैक्यूल, हिंदी से बोलते हैं सर रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका के अंदर क्या होता है? रिक्तिका के अंदर सर जल है, खनिज लवण है, ठीक है। जल, खनिज लवण का क्या किया जाता है? आदि और भी चीजों का संग्रह किया जाता है रिक्तिका के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर। लेकिन कभी कभी कुछ रिक्तिका ऐसी होती हैं जो फूड का, फूड बोले तो खाद्य पदार्थ का संग्रह करती हैं, कुछ वैक्यूल्स, ठीक है। और मैंने वहां पर आपको एक चीज बता दिया था कि ये जो वैक्यूल्स है, रिक्तिका है सर, इसके बाहरी भाग को अपन लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि पादप धानी के आवरण को क्या बोलते हैं? तो सर वो बोलते हैं टोनोप्लास्ट। बहुत ज्यादा, अब यहां से सोच लो कि इस जगह से जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था वहां से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताओ। ये कोई मैं तो क्वेश्चन बनाया नहीं कि क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, ये तो बुक से उठा लिए रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम कहां पाए जाते हैं? ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम, ठीक है, सेल के अंदर श्वसन एंजाइम। तो सर मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि सेल के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया को कौन करता है? रेस्पायरेशन के अंदर सेल में रेस्पायरेशन कौन करता है? सबसे पहले समझते हैं रेस्पायरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, इन प्रेजेंस ऑक्सीजन दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इस कोशिका के अंदर क्या जाएगा सर? तो वो जाएगा ऑक्सीजन O2 इंटर करेगा, और इस कोशिका के अंदर एक पदार्थ, एक मतलब कोशिका अंगक होता है सर, ये पहचान गए होगे अब इसको, क्या है इसको? इसको बोलते हैं सर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक कोशिका अंगक होता है सर जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है
ये क्या होता है, ये इसके बाहर एक कला पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, हमने बताया था श्वसन करता है सर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह बोलते हैं, ठीक है। किसका, कोशिका का विद्युत ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। भैया एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन भी ये ले रहा है, तो श्वसन के जो एंजाइम है वो कहां पर पाए जा रहे हैं, तो सर बिल्कुल सिंपल सा जवाब मिल गया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा रहे हैं। बताइए मिल गया कि नहीं, कहां पर पाए जा रहे हैं सर, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा रहे हैं। आपने बता दिया कि सर ये जो एंजाइम हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, तो वो बताया कि भैया जी तुम हमको उल्लू मत बनाओ जरा, ठीक है ना, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। कुछ बच्चे होशियार हैं बहुत ही ज़्यादा, है ना। बच्चे मतलब इन द सेंस मेरा गलत मत ले लेना यार, तुम लोग मतलब कुछ फील कुछ दूसरा कर लेते हो, है ना। तुमको मैं क्या बोलूं बताओ, हम्म। छोटे भाई बोलूं, छोटे भाई थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाता है, छोटे भाई कैसे बोलूंगा, है ना। बच्चे कॉमन हो जाता है, दोस्तों भी कॉमन हो जाता है। दोस्तों में मज़ा नहीं है, तुम लोग दोस्त थोड़ी ना हो मेरे, है ना। दोस्त वो होता है जिससे हम फालतू की मतलब बातें करते रहते हैं, दुष्टता की बातें करते रहते हैं, नए नए बदतमीजी करने के नए नए तरीके सीखते हैं, वो होते हैं रियलिटी में हमारे दोस्त, ठीक है। क्योंकि वो हमारे एज ग्रुप के रहते हैं, वो सब चिल करते हैं, क्या करते हैं सर, चिल डूड चिल बोलेंगे, चिल डूड चिल, मौज करो, ठीक है। और मौज करवा करवा के पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, वो होते हैं दोस्त। तो मैं तो तुम्हारा दोस्त रहा नहीं भाई, मैं तो मौज करने के लिए बोल नहीं रहा हूं, खुद से पैसे कमाना, फिर उस पैसे को उड़ाना, फिर उसका फील देखना तुम्हें क्या आता है, ठीक है। अपने घर वालों के पैसे पर, दूसरे के पैसों पर तो दुनिया राज कर रही है, कभी खुद कमा करके देखना, पैसे की औकात पता चल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना कि जो आज आपके घर वाले या आपकी बहन आपको मोबाइल फ़ोन हाथ में दी है, ठीक है, उसका रिचार्ज करवाई हैं, खुद वो मोबाइल नहीं चलाती हैं, खुद वो अपने लिए कपड़े नहीं लेती हैं। आपकी घर में जो माँ बहनें होती हैं ना, यहाँ तक कि एक बाप भी होता है ना सर, वो अपने बच्चे को कपड़े पहनाता है, लेकिन मार्केट से ना कभी वो खुद के लिए सामान नहीं खरीदता है। दूर मत जाना यार, कभी अपने मम्मी को देखना, कहीं मत जाना, किसी को मत देखना, अपनी अपनी मम्मी को देखना। तुम हमेशा नए कपड़े पहनते हो, कभी उनके कपड़ों पर गौर करना, तुम्हें लगेगा कि मम्मी ने 5 साल से तो कोई कपड़ा लिया ही नहीं, 2 साल से तो उन्होंने, वो तो मार्केट की तरफ जाती ही नहीं है। कभी उनसे पूछना कि मम्मी चलो तुम्हारे लिए मैं कपड़े दिला देता हूँ, वो बोलेंगी बेटा तू पढ़ लिख ले, बेटा तू पैसे कमा ले, फिर ले लेंगे, फिर ले लेंगे। मतलब वो अपनी शौक, ठीक है, जो अपने दिन हैं, वो अपने बहुमूल्य दिन आपको दे रहे हैं। और सर उस बहुमूल्य दिन का ना उपयोग करो यार, सही उपयोग करो, पॉजिटिव वे में उपयोग करो, और कुछ करने का सोचो, ठीक है, इधर उधर घूमने का नहीं, ठीक है। क्योंकि 4 दिन बाद लोग आपसे पूछेंगे, यदि आप आज यहाँ वहाँ टहलते हैं तो 4 दिन बाद लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारे पास कितने बॉयफ्रेंड थे, तुम कितने कमीने हुए करते थे, तुम कितने बदतमीज थे अपने जीवन में। 4 साल बाद तुमसे लोग ये पूछेंगे कि बेटा तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम करते क्या हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम कमाते कितना हो, ठीक है, ये पूछेंगे। और अगर 4 साल बाद 6 साल बाद भी तुम अपने फादर के नाम पर जाने जा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं ना कहीं सफल नहीं हुए हो, ठीक है। सफल व्यक्ति उसे कहते हैं कि जब तुम्हारे फादर को तुम्हारे नाम से जाना जाए कि बॉस ये तो उनके फादर हैं यार, ये तो उनकी फैमिली जा रही भैया, इनको तो हमने देखा है कहीं पे, तब मानना तुम सफल हो, ठीक है। चलो ये मोटिवेशन क्लास भी मैं यहाँ पर ऐसा शुरू कर देता हूँ। बात देखो मोटिवेशन की, ठीक है ना, उसके लिए मैं एक अलग चैनल बनाया हूँ बायोमन मोटिवेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा फील करने वाली चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं क्लासेस के दौरान बहुत ही ज़्यादा जब सीरियस होता हूँ तो मैं आपसे सीरियसली बातें करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जीवन में पढ़ाता देखो, इस पूरी इंडिया में बताओ कितने लोग बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कितनी ऑफलाइन सेंटर चलती हैं, कितने ऑनलाइन चलते हैं, है ना, कितनी जगह पर पेड कोर्सेज चलते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग चलते हैं, ठीक है।
लेकिन वहाँ सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैं भी यहाँ पर सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जीवन की रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों से रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ के निकलें तो आपको ऐसा ना लगे सिर्फ आपने किताबें ही पढ़ी हैं। आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि मैंने जीवन के बारे में भी कुछ सीखा है, मैंने कुछ अलग से कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा रहे कुछ, ठीक है। इसीलिए हर संडे एक वीडियो लाता हूँ आप लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग के लिए, सब के लिए मैं वीडियोस लाता हूँ, और बहुत कुछ करूँगा यार तुम लोगों के लिए, ठीक है। बस साथ देना भाइयों अमन का, बहुत कुछ करेंगे हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए हम लोग कंसिस्टेंट करते नहीं तो फिर 8वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, 9वां दूसरी स्लाइड है। बोल रहा है सर सिस्टोलिथ क्या है, ठीक है। सिस्टोलिथ क्या है, सिस्टोलिथ क्या है, क्या बोल रहे हैं 9वां नंबर, सिस्टोलिथ क्या है और ये और इसका उपयोग क्या है। तो सर ये जो सिस्टोलिथ होता है इसके बारे में बात आपको बता दूं। सिस्टोलिथ जो होता है वो संचित कैल्शियम कार्बोनेट के रवे होते हैं, ठीक है। किसके रवे होते हैं सर, तो सिस्टोलिथ लिथ जो होते हैं वो संचित कैल्शियम कार्बोनेट के रवे होते हैं, है ना। कार्बोनेट के रवे होते, संचित करते हैं, ये कुछ चीज को अपने अंदर स्टोर किए रहते हैं। जैसे आप लोगों ने सिस्टोलिथ को देखा होगा, ठीक है। सिस्टोलिथ मैं आपको कहां बताऊं, एपिडर्मल कोशिका, हाँ एपिडर्मल जानते होगे तुम लोग, एपिडर्मल कोशिका। एपिडर्मल कोशिका से मतलब होता है जो बाहर की कोशिका होती है। अच्छा, आप लोगों ने कभी बरगद या फिर पीपल की पत्ती देखी है, रबड़ की पत्ती तो नहीं देखी होगी, बरगद और पीपल की पत्ती कभी देखे हो तो, कभी भी जीवन में देखे होगे यार, बरगद पीपल तो आसानी से दिख जाता है। कभी उस पत्ती को आप लोग उठाए हो और उस पत्ती में आप लोग, जैसे देखो ये पत्ती है किसकी, पीपल की मैं मान लेता हूं, ठीक है। पीपल की पत्ती थोड़ा सा मोटी होती है, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ ऐसा कुछ पाया जाता है, कुछ उठा उठा उभार टाइप में, है ना, कुछ रवे टाइप में पाए जाते हैं। रवि का पुंज होता है, रवे होते एक रवि और कई रवि मिल करके एक पुंज बना लेते हैं। कभी कभी तो ये दो स्ट्रक्चर हो जाता है। ये बरगद और पीपल में बहुत देखने को मिलता है सर। तो जो बरगद और पीपल की पत्तवी एपिडर्मल कोशिकाओं के ऊपर जो रवे होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं सर सिस्टोलिथ। क्या बोलते हैं सर, सिस्टोलिथ। क्लियर है यहां तक। चलिए 10वां नंबर चले। 10वां नंबर बोलता है घास कुल की पत्तियों के किनारे छुरी की धार के समान पैने क्या होते हैं, ठीक है। जो 10वां नंबर बोल रहा है, जो पत्तियां होती हैं किसकी, घास की पत्तियां, घास कुल की। हाँ भाई बिल्कुल, घास कुल। घास कुल से आप लोगों को एक ही नाम आना चाहिए पत्ती के मामले में, तो वो आना चाहिए सिलिका, ठीक है। सर घास कुल की जो पत्तियां होती हैं घास कुल में, उनमें आप क्या देखो, बढ़िया बिल्कुल नुकीली होती हैं, और ज़्यादा इधर उधर कर दोगे ना तुम्हारी हाथ वाथ चीड़ दे, ठीक है। ये देखो ऐसे करके होती बिल्कुल। कॉर्नर वाला ना तो बहुत धारदार होता है, अगर उसको उल्टा करके तुम ऐसे मार दो ना तो तुम्हारे ब्लड भी निकल सकता है, खून भी निकल सकता है, ठीक है। तो पूछ रहे घास, घास कुल की पत्तियों के किनारे छुरी की धार के समान, कौन सा क्वेश्चन है 10 नंबर, छुरी की धार के समान क्या होता है। तो सर सिलिका के कणों के कारण, ठीक है। सिलिका जो होता है, सिलिका के कण होते हैं, ठीक है। और सिलिका के कण कण मिला करके वो एक घास को एक छुरी के धार के समान बना देते हैं घास को। और अगर इसकी, इस बरगद की तुम पत्ती छुओगे ना कॉर्नर से तो बहुत चिकनी होगी, स्मूथ होगी, लेकिन अगर घास छू लोगे ना कॉर्नर से तो तुमको लगेगा कि यार कुछ इसमें है, खुरदुरा टाइप में है, ठीक है, दिखेगा तुम्हें। कौन सा क्वेश्चन था, 10वां नंबर। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि रिफाइड्स और स्फेराइड क्या होते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सर जो रिफाइड्स होते हैं, है ना, वो सुई के आकार के कैल्शियम ऑक्जुलेट के क्रिस्टल होते हैं, रिफाइड्स, ठीक है। रिफाइड्स क्या होते हैं, सुई के आकार के बिल्कुल पतले आकार के कैल्शियम ऑक्जुलेट के क्रिस्टल होते हैं। और स्फेराइड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो स्फेराइड होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जुलेट के, हाँ कैल्शियम ऑक्जुलेट के ही होते हैं, लेकिन वो बहुत ढेर सारे क्रिस्टल होते हैं। जब कैल्शियम ऑक्जुलेट का एक क्रिस्टल बनता है, ठीक है, कैल्शियम समझना,
कैल्शियम ऑक्सोलेट का एक क्रिस्टल रेफाइड्स कहलाता है, और कैल्शियम ऑक्सोलेट के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन स्फेरॉइड कहलाते हैं। ठीक है, और 12th नंबर देखते हैं कि परऑक्सीसोम किन जीवों में पाया जाता है। परऑक्सीसोम, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। 11th हो गया। 12 नंबर परऑक्सीसोम। ठीक है, परऑक्सीसोम किस जीवों में, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 12 नंबर, परऑक्सीसोम किस जीवों में पाया जाता है। तो हमको पता चल गया कि जो परऑक्सीसोम है, ठीक है, जो प्रकाशीय श्वसन जो होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पायरेशन, पराक्सीसोम कहां पर पाया जाता है। तो ये हरित लवक के अंदर देखने को मिलता है आपको पराक्सीसोम। ठीक है, तो अगर देखेंगे जिस पादप के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा होगा, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन। सर जिस पादप के अंदर, कोई हमारा एक पादप है, ठीक है, और अधिकतर पादप से, सभी पादप के अंदर क्या होता है, प्रकाश से ही तो खाना बनता है। जब प्रकाश से खाना बनेगा, सर 12 नंबर पहुंच रहा है पराक्सीसोम के बारे में। तो सर प्रकाशीय श्वसन जो करता है पादप, ठीक है, कुछ पादप होते हैं वो प्रकाश से खाना नहीं लेते हैं, ठीक है, तो जो प्रकाशीय श्वसन करने वाले पादप की कोशिकाओं में पराक्सीसोम पाया जाता है। प्रकाशीय श्वसन करने वाले किसकी कोशिकाओं में, तो सर ये पादप कोशिकाओं में ये पाया जाता है। पराक्सीसोम मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट सेल के अंदर, बताइए बताइए, ना पढ़ाया हो तो, भूल गए हो तो, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। किन कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होता है। बिल्कुल, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, कि जो एंजियोस्पर्म की पादप की कोशिकाएं होती, किसकी, एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की पादप की कोशिकाएं। ठीक है, याद कर लेना इस चीज को, क्वेश्चन पूछा जाता है पादप की कोशिकाओं में क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल को क्या बोला जाता है, तारक काय। एंजियोस्पर्म की जो पादप की कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर क्या होता है सर, 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा था, 13 नंबर क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म की पादप की कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन, सेंट्रियोल। फिर आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर बोलता है पादप कोशिका में पाए जाने वाले गाल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या नाम से जानते हैं। ओ भाई, डिक्टियोसोम बताया था कि नहीं, बताओ। गाल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। गाल्जी काय जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन, देख लो। सेंट्रियोल की खोज किसने की थी, हैं? ए बाबा, किसने की थी सेंट्रियोल की खोज। इस सेंट्रियोल तारक काय की खोज किसने की थी, किसने की थी रे बाबा, पता चल गया ना, बावेरी ने, है ना, बोला था, बताया था इस चीज को मैं। सेंट्रियोल की खोज बावेरी ने किया था। मेरे इस ख्याल से मैं इस चीज को नहीं बताया था, इस चीज को नहीं बताया था मैं, इसको नहीं बताया था, इसको शायद नहीं बताया था, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पादप जगत पर कूदना ही नहीं था ना, उसमें तो लिखा ही नहीं था, लेकिन पूछ लिया भाई तो बताना पड़ा यहाँ पे। तो जो वहां पे क्वेश्चन नहीं हुए वो यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था चचवा, बतावा, सेंट्रियोल की खोज किसने की। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन कि ये क्या है, 70 यस राइबोसोम क्या होते हैं। ठीक है भैया, जो 70 यस राइबोसोम होते हैं, 70 यस राइबो, वो किस में पाए जाते हैं, वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना प्रोकैरियोटिक सेल में। 70 या 16 नंबर क्वेश्चन चल रहा था, चलो 17 चलेगा, मिटा दें इसको, मिटा दें। बताओ, पढ़ाते पढ़ाते पूरा बोर्ड भर गए। सोचो, सेल बायोलॉजी है सर, अभी ये कोई बहुत बड़ा नहीं, इतने क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन तुमसे पता है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछेगा, है ना, सिंपल से तो पूछ नहीं लेगा ना। अगर सिंपल से पूछ लेगा तो फिर तो आसान ही हो जाएगा। अगर नीट का पेपर इतना सिंपल आने लगे तो भैया हर घर में एक डॉक्टर हो जाए, और इतना जो कंपटीशन उसमें भरा पड़ा है वो तो फिर रहे ही ना, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम दोगे निकल जाओगे तुम। तो इसीलिए होता है कि भैया सारी चीज़ों को दिमाग में बैठाते हुए चलना है। जब अगर आज तुम इतनी चीज़ों को दिमाग में नहीं बैठाए हो तो कल के जब तुम डॉक्टर बनोगे, सर्जरी करने जाओगे, पता लगा कुछ सामान ही छोड़ के अंदर चले आए हैं। भैया किसी चचवा की सर्जरी किए, है ना, वो पित्ताशय जो होता है, गॉल ब्लेडर को तुमने काट के हटाया, अब बाद में तुम्हें याद आया कि सर जिस ब्लेडर से हम
ब्लेड से हम गॉल ब्लैडर को काटे हैं, वो ब्लेड यहाँ नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि ब्लेड उसी की पेटवा में छूट गई है। ओ भाई अब उसको फिर बुलाओ, फिर उसको चीड़ो, फिर निकालो, फिर पूछेगा डॉक्टर साहब दोबारा से ऑपरेशन काहे किए हो यार? हाँ, कोई बता दिया तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें पीट भी देगा वो तो इसलिए पहले डॉक्टर बनने के लिए यार बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लेते हैं, ताकि देखते हैं कि भाई ये घोड़ा जो मैं ले रहा हूँ यहाँ से, ये रेस करने लायक है कि नहीं, ये दौड़ने लायक है कि नहीं। तो उसीलिए नीट का एग्जाम लिया जाता है, दौड़ देखी जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि टीआरएनओ पर 3 नाइट्रोजन क्षारों के क्रमों को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके आगे भी ये क्वेश्चन है 17 नंबर कि टीआरएनए पर 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, हाँ, टीआरएनए के 3 नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम को क्या कहते हैं, जिनकी सहायता से वह एमआरएनए के क्षारों के विशिष्ट क्रम से जुड़ता है। ये तो सर थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो टीआरएनए होता है, ठीक है, टीआरएनए बोले तो ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो, क्वेश्चन समझना, कहीं भी चीज ना धैर्य रख के, पेशेंस रख के क्वेश्चन समझो, जवाब इसी में रहेगा। बोलता है कि टीआरएनए पर 3 नाइट्रोजनी क्षारों के क्रमों को क्या कहते हैं। ठीक है, टीआरएनए हमको मिला, अब इसके अंदर 3 नाइट्रोजनी क्षार हैं, जैसे हमने मान लिया एडेनिन, ग्वानिन और यूरैसिल। ठीक है, ये 3 नाइट्रोजनी क्षार हैं सर। ठीक है, आइए, जबकि क्षार और आगे भी बने हैं, ठीक है, लेकिन हमने 3 नाइट्रोजनी क्षार लिया कि एडेनिन, ग्वानिन और यूरैसिल, जिनकी सहायता से वो एमआरएनए पर क्षारों की विशिष्ट क्रमों से जुड़ता है। अब ये क्या होगा, इधर एक होगा एमआरएनए, ठीक है, जिनकी सहायता से ये जो एमआरएनए है, वो एमआरएनए जिन तीनों नाइट्रोजनी क्षारों की वजह से जुड़ता है, उस नाइट्रोजनी क्षार को क्या बोलते हैं? तो सर उस नाइट्रोजनी क्षार को बोलते हैं एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन। ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। ठीक है, एंटीकोडॉन। ठीक है सर, एनी प्रॉब्लम बताओ, बताओ भैया। एंटीकोडॉन, यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइट होने की वजह से मेरे आँख में, सोचो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे चश्मा लगेगा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे बहुत जल्द चश्मा लगने वाला है। ये खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी, बहुत जल्द तुम्हारा भाई चश्मा लगा के पढ़ाने लगेगा, और वो भी शौक के लिए नहीं, वो पर्टिकुलर चश्मा होगा, और वो गजब का चश्मा होगा है ना चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है। 18, 17 पॉइंट समझ गए ना, एंटीकोडॉन होते भाई, ये एंटीकोडॉन के माध्यम से ये एक दूसरे से जुड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे एक लड़का और एक लड़की, मेल और फीमेल, किस लिए आपस में इंटरेक्ट होते हैं? ठीक है, क्योंकि उनको बच्चे पैदा करना होता है, ये प्रकृति का नियम है। मेल और फीमेल इसीलिए इंटरेक्ट होते हैं, वो बच्चे पैदा करेंगे। छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, हेलो, हाँ क्या कर रही हो, खाना खाई, ये हुआ हुआ, ठीक है, हाँ चलो फिर, और बाबू सोना आगे बढ़ा, ठीक है, अच्छा कितने बच्चे पैदा करेंगे, अच्छा बच्चे का क्या नाम रहेगा? मतलब भाई 10-15 साल के हो, अभी तुम खुद ही बच्चे हो। मैं आसपास देखता हूँ इन्वायरमेंट में, मैं बड़ा मतलब मैं बहुत कूल रहता हूँ, तुम्हें पता है, सीरियस जगह पर मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कूल हर जगह पर रहता हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं स्टूडियो के अंदर एक अलग लेवल पर और आगे अलग लेवल पर, क्योंकि मैं ये टी शर्ट पहन के हर जगह थोड़ी टहलता रहता हूँ, कभी कभी उतार भी देता हूँ, इसे उतार के जाता हूँ, तो मुझे कोई सिंपल रहता हूँ, कोई जान भी नहीं पाता। तो जो सारे बदतमीज लोग रहते हैं, बदतमीजों कभी ग्रुप में घूमने टहलने चला गया, सब इस ऐसे ही वो सीखना रहता है ना, कभी कभार सीखना। तो ऐसे ही खुद ही बच्चे हैं, बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते हैं, है ना भाई, पहले तुम मैच्योर हो जाओ, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, तुम बच्चों को क्या सिखाओगे? अगर तुम बर्बाद हो, अगर तुम एक बात, मतलब एक चीज़ ये समझो कि अगर तुमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, जितने भी आप लोग आज सुन रहे हो ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आज तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, वो लड़की और लड़के दोनों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो कल के तुम अपने बच्चों को क्या बोलोगे? ठीक है,
क्या जवाब दोगे यदि आपका बच्चा आपके जैसा ही नहीं बनना चाहता है? तो इसका मतलब सर आप सफल नहीं हुए हैं, ठीक है। यदि आज आप घूम रहे हैं, आज आप पढ़ाई से दब रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है, और आज आपको पढ़ाई के लिए दिया जाता है तो आप पार्क चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, हाँ, थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर मस्ती करने चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर पढ़ेंगे बोलते हैं लाओ गर्लफ्रेंड से बतिया लेते हैं, लाओ बॉयफ्रेंड से बतिया लेते हैं, वैसे करने लगेंगे। तो कल के जब आपके तुम्हारे आप जब आगे चल के तुम्हारे बच्चे वो करेंगे, तब क्या तुम मना करोगे? ठीक है, और मना करोगे तो बाई चांस अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें बोल दिया कि तुम क्या करते थे या तुम क्या करती थी मम्मी, तब तुम वहां पे जवाब क्या दोगे सर? ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि अगर आज तुम सुधरोगे ना, तो तुम ही बस नहीं सुधर रहे हो, तुम्हारे पीछे की भी जनरेशन सुधर रही है और तुम्हारे आगे की जो आने वाली जनरेशन है वो भी सर सुधर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम ही बस सुधर रहे हो सर, तुम्हारे पीछे की जनरेशन, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, वो भी सुधर रही है। अभी की एज में, जिस एज में आप लोग हो 11th में, ठीक है, 12th में आप लोग बहुत खींच के चले गए होगे, देख रहे होगे, कुछ तो 10th के भी देखने लगते हैं, ठीक है, तो तुम तो सुधर ही रहे हो, तुम तो अपने ऊपर ग्रोथ ला ही रहे हो, और बदलाव एक दिन में नहीं आता, वक्त लगता है, तुम तो ला ही रहे हो, लेकिन सोचो पीछे भी ग्रोथ मिल रही, आगे भी ग्रोथ मिल रही। अगर तुम नीचे जा रहे हो तो तुम अपने घर वालों का पैसा भी डुबा रहे हो और आगे वाली पीढ़ी को भी तुम डुबा रहे हो। इसलिए यार अपने बारे में मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, जो तो जिसने तो जन्म ही नहीं लिया भाई, उसको तुम चलो 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कोटि के जीवों में केंद्रक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है कि निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, ठीक है, निम्न कोटि के जीवों में केंद्रक पदार्थ, केंद्रक पदार्थ बोले तो देखिए हमारे पास कोई है निम्न कोटि का जीव, समझो निम्न कोटि का जीव, और निम्न कोटि का जीव में पूछ रहा है कि जो केंद्रक पदार्थ होता है, ठीक है, केंद्रक पदार्थ 18 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक पदार्थ होता है तो वो किस रूप में पाया जाता है? तो सर मैंने आपको जो डीएनए के कई लेवल बताए थे, ठीक है, डीएनए मैंने जब आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था तो वहां पर सर मैंने आपको बताया था कि एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। निम्न कोटि का समझ लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए अलग होता है और एक डीएनए होता है सर्कुलर, जिसको ही सर हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, और इस प्लाज्मिड का सर बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसी के माध्यम से, इसी प्लाज्मिड की वजह से आज बायोटेक्नोलॉजी चल रही है। इस प्लाज्मिड और एक दो आपके एंजाइम की मदद से ही चल रही, पूरी बायोटेक चल रही है आज की डेट में, ठीक है। इसकी उपयोगिता समझो भाई, बैक्टीरिया पढ़ाया तो वहाँ पे दो तुमको पढ़ाया था मैंने, एक प्लाज्मिड बताया था, एक जीनोमिक। बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के आपके डीएनए पाए जाते हैं। एक क्या होता है समझना, एक होता है जीनोमिक। बताओ सर, बोला था सर, याद है कि नहीं तुमको? कुछ पुरानी क्लास में याद तो थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, है ना। और दूसरा होता है नॉन जीनोमिक, नॉन जीनोमिक डीएनए, ठीक है, क्लियर है बॉस? चलिए कौन सा क्वेश्चन हुआ था ये भाई? बहुत नीचे देखना पड़ता है यार, 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है अवसादन गुणांक। तो यार अभी तो कुछ तो ये भूल ही गए होंगे कि अवसादन गुणांक मैं पढ़ाया कहाँ था आपको, अवसादन गुणांक मैंने आपको पढ़ाया कहाँ पे था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है सर? 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अवसादन गुणांक। जिस अवसादन गुणांक के बारे में क्या बोलते हैं कि जिस गति से, ठीक है, समझना कि जिस गति से कोई अणु अवसादित होता है, ठीक है, आपस में आकर के जुड़ता है, नीचे की तरफ बैठता है, ठीक है, अवसादित होता है, उसी को बोलते हैं अवसादन गुणांक। और मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे देखना भी याद आ जाएगा, कहाँ पे पढ़ाया था सर? राइबोसोम में पढ़ाया था तुमको मैं, है ना। मैंने बताया था ना 70 यस और होता है 80 यस, है ना, पढ़ाया था ना मैंने। 70 यस को बोला था एक 50 यस में जाएगा और एक 30 यस में जाएगा। 50 यस वाला बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, 30 यस वाला छोटा, और ये जिस दोनों में आपस में जुड़ने के बाद जिस गति से नीचे बैठते हैं, ठीक है, जो ये इनकी मोशन होती है, ठीक है, नीचे बैठने की, उसी को बोलते हैं सर अवसादन गुणांक, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है
कि लैमली तथा ग्रेना कोशिका के किस अंगक में पाए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कि ग्रेनी, हाँ ग्रेना, सॉरी ग्रेना और लैमिली, ये भाई ग्रेना तथा लैमिली कोशिकाओं के किस स्तर पे पाए जाते हैं। ग्रेना नाम से तो पता चल गया, ग्रेना मतलब होता है सर ग्रीन, और ग्रीन पौधे का कौन सा भाग होता है, वो होता है पत्ती, और पत्ती के अंदर खाना कहाँ बनता है, बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर सर क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो ग्रेना और लैमिली कहाँ पाए जाते हैं सर, तो वो पाए जाते हैं लवक, और किस लवक में, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भैया पाया जाता है। ये मत कहो लवक से कि तुम खाना नहीं बनाते, इन राइबोसोम से कह दो प्रोटीन तुम बना दो, प्रोटीन तुम बना दो। सर मैंने इस गाने को बनाया है, कंपोज्ड बाय बायो अमन, और ये एक बायोलॉजिकल गाना है, जिस गाने को सुन करके आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो, और इंक्रीज ही नहीं बहुत ही इंक्रीज कर सकते हो। तो क्यों ना इस गाने को सुना जाए, और इस गाने की आप कोई शॉर्ट सी क्लिप काट करके मेरे को दे देना, ठीक है, मेरे को पर्सनली भेजना, यूट्यूब पे मत डालना, ठीक है। आप लोग इसी जो भी गाना गाया हूँ ना, अभी अभी बन गया था यार, मैं गाना बनाता हूँ गंदे गंदे, तो अभी बन गया था गाना, ये गंदा गंदा गाना बन गया एक, ठीक है। तो इसको क्लिप काट के व्हाट्सअप कर देना मेरे को, रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड होता है स्क्रीन रिकॉर्डर। चलो 21 नंबर क्वेश्चन है, अवर्णी लवक और हरित लवक में अंतर बताओ। यार मुझे तो नहीं लगता इसे बताना चाहिए, है ना। वर्णी की बात नहीं कर रहा है सर, अवर्णी की बात कर रहे हैं। अवर्णी मतलब जहां तक खाद्य पदार्थ संचित होते हैं, कोई इनका कलर नहीं होता है, उसे बोलते हैं अवर्णी लवक, ठीक है। हरित लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक में बहुत ढेर सारे अंतर तुम बता सकते हो, ठीक है, बता सकते हो ना। अब ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। पादप कोशिका भित्ति, ये भाई 22 नंबर क्या है, पादप कोशिका भित्ति किस कारण इतनी कठोर हो जाती है। भाई पादप की कोशिका भित्ति के अंदर लिग्नीन और पेक्टिन रहता है कि नहीं, बताइए, लिग्नीन और पेक्टिन इसकी पादप कोशिका भित्ति के अंदर, पादप के अंदर, और सेलुलोज की भी तो बनी रहती, सेलुलोज भी तो होता है, लिग्नीन होता है, पेक्टिन होता है, सिलिका के कण होते हैं सर, इसी वजह से वो मजबूत हो जाती है। हेमी सेलुलोज भी होता है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा आपके पास, कि लिग्नीन पेक्टिन, ठीक है, इसी के कारण ये क्या होती है, इतनी कठोर हो जाती है। 22 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोजन का संश्लेषण कोशिका के किस अंग में हो, किस अंग में, यार बड़ा क्वेश्चन अजीब है। 22 नंबर 23 नंबर फिर से देखो, ग्लाइकोजन का संश्लेषण कोशिका के किस अंग में, हाँ ग्लाइकोजन का संश्लेषण, है ना, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लूकोज वगैरह जब बन के आता है, सबसे पहले काम कौन करता है, ईआर का नाम बताया था नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो सर ग्लाइकोजन का जो क्या होता है, ग्लाइकोजन का जो संश्लेषण होता है, किसका संश्लेषण, ग्लाइकोजन का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, फिर छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, फिर क्या करता है, गाल्जी का इकट्ठा करके पैकेट बना करके देता है, और वही पैकेट लाइसोसोम आगे जाकर के अगर ज्यादा दिन रुक गया तो बन जाता है वो 23। 24 नंबर, हमारे शरीर के किन कोशिकाओं के केंद्रक तथा कोशिका अंग नहीं होते हैं। ओ भाई, ओ भाई, भाई मानना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है सर, ये पादप वाला तो 23 कौन सा था यार, बड़ा अजीब हो रहा है यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन जो है ये है 24 नंबर, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में, है ना, किन कोशिकाओं में क्या था, किन कोशिकाओं में केंद्रक तथा कोशिका अंग नहीं होते हैं। हमारे बॉडी की कौन सी ऐसी सेल है जिसके अंदर ना ही सर केंद्रक होता है और ना ही सर कोई कोशिका अंग होता है, बताओ बताओ। ये जो क्वेश्चन का जवाब है, इसको मैंने पहले ही लेक्चर के अंदर पढ़ाया था,
पहले ही लेक्चर के अंदर, और मैंने बताया था इनके अंदर नहीं होता है, लेकिन जब ये बच्चे होते हैं ना, स्मॉल सेल, छोटे से जब स्टार्ट होता है तब इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन जब ये बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो नहीं पाया जाता है। तो किन कोशिकाओं पर केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाया जाता है सर? क्या जवाब रहेगा आपका, बताइए? मैंने बताया था ना, रेड ब्लड सेल। बोलो 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 बाबू, बोलो बोलो ना, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, भूल गए? भूल गए चचवा? 25 नंबर, क्रोमैटिन क्या होते हैं बताओ? 25 नंबर का जवाब है क्रोमैटिन क्या होते हैं, बता सकते हो तुम। 26 नंबर, राइबोसोम और न्यूक्लियोसोम में क्या अंतर होता है? ए भाई हट, पागल सा क्वेश्चन। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में केवल एक अंतर बताइए। भैया जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो सीधे एक दिशी होता है, एक दिशा में चलता है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, नहीं 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 सर, नहीं सर, क्या बोल रहा है? सक्रिय, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं सर सक्रिय अभिगमन। हाँ 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 हाँ, पढ़ाया था, याद करो याद करो याद करो। मैंने बोला था ना, एक जगह बोला था, याद करो याद करो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। बोलो 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 सर, बोलो, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन वहाँ है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का प्रयोग नहीं होता है। सर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर नीचे से बॉल फेंकोगे तो एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। तो किस प्रकार की ट्रांसपोर्ट है? हमको एनर्जी लग रही है, मतलब कि सर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर छत से तुम बॉल को ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे इसको तुमने छोड़ा, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी, तब क्या है? ये सर पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये कोशिका के अंदर होता है, बाइलिपिड लेयर के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो वसा की जो लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर, उसके अंदर चले जाते हैं। कैसे? पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। कोई पदार्थ होते हैं उनको भेजना पड़ता है, भाई जा यार, और जब नहीं जाते तो उसको करंट लगा देते हैं, मतलब एनर्जी दे देते हैं, ऊर्जा, भग यहाँ से, ऊर्जा दे देंगे, भग जाएगा वो, है ना? ऐसे होता है, चल निकल यहाँ से, है ना? एनर्जी दे देंगे उसको, चला जाएगा वो। फिर आता है प्लाज्मा झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली में लिपिड की कितनी मोटाई होती है? ये भाई प्लाज्मा, प्लाज्मा और कोशिका, प्लाज्मा और कोशिका में मेरे ख्याल से 25 एंगस्ट्रॉम की मोटाई होती है, ठीक है? प्लाज्मा और कोशिका, याद कर कुछ भैया, तुम भूल गए हो क्या? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला में, अरे यार या लिखा है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला में लिपिड की स्तर की मोटाई कितनी होती? कंफर्म है मेरे को, 35 एंगस्ट्रॉम। लिख लेना, याद वो कर लो, गूगल कर लो। 35 से अगर एक भी कम मिल जाए ना तो जो कहोगे सो हार जाऊंगा। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर है कौन सा है यार, कहां चला गया? 28 नंबर, 28 नंबर। जो कहोगे सो हार जाऊंगा। 35 एंगस्ट्रॉम। 29 में है, 29 क्वेश्चन नंबर है, कौन से जीव कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं? ए भाई क्या पूछ लिया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी है? अबे यार ये जो वायरस होते हैं, ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, यार बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछ रहा है। कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद है, देख लो क्वेश्चन कैसे पूछता है। कौन से जीव, कौन सा है ये नंबर क्वेश्चन है सर? ये 29 नंबर। कौन, कोई जीव का नाम बताना है आपको जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद हो, ठीक है? यार आज की क्लास में तो मुझे लगता है तुमसे ज्यादा मुझे तो मजा आ गई। ये आ रहा है सर वायरस की, वायरस एक ऐसा जीव, क्या बोले इसे, जीव तो मैं बोल ही नहीं सकता यार। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक वो होता है ना, जीवित और सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है भाई। इसे सजीव भी नहीं बोला जा सकता, इसे निर्जीव भी नहीं बोला जा सकता है, ठीक है? हाँ, 30 नंबर है, हेटेरोक्रोमैटिन और यूरोक्रोमैटिन में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक, अब इसको यार देख लेना अपना। 31 नंबर को, अरे 31 आ गया क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक की क्या व्यवस्था होती है? तो सबसे पहले भाई ये समझ लो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक विकसित होता है। विकसित मतलब उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो एक जगह पर स्टोर रहता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या होता है, जालिकाएं वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, जिनको हम लोग वो बोलते हैं, इसका केंद्र और नहीं अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, हाँ गोलाकार गुणसूत्र होते हैं, न्यूक्लियोसोम आदि नहीं होता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भाई न्यूक्लियोसोम नहीं पाया जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज के लिए माफ़ करो भाई, आज की क्लास अब यहीं तक ले लो। चिल्लाते चिल्लाते गला दर्द करने लगा। मन करे, यदि आपका दिल कहे, इच्छा करे तो लाइक कर देना, नहीं तो आपको ज़बरदस्ती नहीं डालूंगा, वैसे भी फ़र्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे ज़बरदस्ती में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।